हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम फरजान है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जो नेट जेआरएफ स्टडी सेंटर है। और हम पॉलिटिकल साइंस के लिए स्पेशल बैच हमने शुरू किया था, जिसमें हम 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं। तो पहला उसमें कन्फ्यूशियस पे था, दूसरा प्लेटो पे था। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो अरस्तू पर रहेगा। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हमने देखे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का हो या फिर यूपीएससी का हो, पीसीएस हो, या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें अरस्तू, प्लेटो, इनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इनमें कि आज का जो हमारा पीडीएफ है उसमें हमने आज की जो वीडियो की पीडीएफ है उसमें हमने कितने पॉइंटों को ऐड किया है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला इनका इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर इनका स्टेट है, प्रशासन है, और उसके बाद विधि का शासन है, नागरिकता पर विचार है, और दास प्रथा पर विचार है, संपत्ति का विचार है, अरस्तू का न्याय सिद्धांत, और फिर इनकी आलोचना है। फिर इनकी कुछ बुक्स भी हैं, तो इन पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला जो इनका पॉइंट आता है वो है इंट्रोडक्शन। तो अरस्तू का जन्म थ्रेस स्थित स्टाइगरस मैसिडोनिया नामक जगह पर हुआ, जो यूनानी उपनिवेश था। अरस्तू प्लेटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु था। अरस्तू ने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा और अध्ययन पद्धति में द्वंद्वात्मक, आगमनात्मक, स्वदेशीय, अन्वीक्षणात्मक, विश्लेषणात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग अरस्तू द्वारा किया गया। पॉलिटिक्स में आदर्श राज को विधि का शासन की बात करते हैं, साथ ही संपत्ति की बात करते हैं, और क्रांति, दास प्रथा, न्याय का सिद्धांत देते हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्शन है। आगे हम इन्हीं पॉइंटों पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंट आता है स्टेट। तो स्टेट पे अरस्तू के जो विचार हैं वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव या राज्य है। राज्य स्वाभाविक प्रकृति व आंगिक संस्था है। मतलब जो राज्य का जो उदय होता है वो पहले गांव होता है, फिर परिवार होता है, फिर गांव होता है, फिर राज्य होता है। तो राज्य स्वाभाविक एवं प्राकृतिक आंगिक संस्था है। प्लेटो का अरस्तू का मानना है कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वह पशु है या देवता है, और राज्य अच्छे जीवन के लिए बना है। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है, और इसके लिए प्रशासन का पॉलिटिक्स सबसे अच्छा रूप रहेगा। और प्लेटो ने 6 प्रकार के प्रशासन की बात की है। तो 6 प्रकार की जो बात की गई है प्रशासन का, उसमें पहला है राजतंत्र है, और निरसन तंत्र है जिसको इंग्लिश में टेरेनी कहा जाता है, अभिजात तंत्र है, गुटतंत्र है, बहुतंत्र, और बहुतंत्र के बाद जो इनका आता है वो लोकतंत्र है। तो इनको हम विस्तार से चर्चा करते हैं इनके ऊपर। तो प्लेटो ने अपने वर्गीकरण के अंतर्गत एक व्यक्ति के शासन को राजतंत्र की संज्ञा दी है। तो जो एक व्यक्ति का शासन है उसको राजतंत्र की संज्ञा दी है। उसने लिखा है कि समान स्थिति में राजतंत्र उत्तम होता है। अगर समान स्थिति है तो राजतंत्र सबसे उत्तम शासन होगा, ठीक है। परंतु जब राजा की शक्ति का कोई अंकुश नहीं रहता, तो ऐसा शासन धीरे धीरे भ्रष्ट होकर निरसन तंत्र यानी टिरेनी में बदल जाता है। और निरसन तंत्र एक व्यक्ति का भ्रष्ट शासन है। ये भी भ्रष्ट शासन है एक व्यक्ति का। इसके अस्तित्व में आने पर राज्य में विद्रोह की भावना पनपती है, और तब कुछ गिने चुने लोग, विशेषतः धनवान लोग, निरसन तंत्र शासन को पद से हटाकर अभिजात तंत्र या फिर कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी स्थापित कर देते हैं। और अभिजात तंत्र
इन्हें गिने लोगों का सामान्य कोटि का शासन है। सामान्य स्थिति में अभिजात तंत्र उत्तम है, परंतु इन पर भी जब कोई अंकुश नहीं रहता तो शासक वर्ग में धीरे धीरे स्वार्थ की भावना घर करने लगती है। इस तरह गुटतंत्र अस्तित्व में आता है, जो अभिजात तंत्र का भ्रष्ट रूप है। फिर जनसाधारण विद्रोह करके गुटतंत्र को नष्ट कर देते हैं और बहुतंत्र यानी पॉलिटी स्थापित होता है, और इस परिवर्तन को प्लेटो ने क्रांति का नाम दिया है। तो इसको क्या नाम दिया है? क्रांति का नाम दिया है। तो ये हमने जो अभी देखा है, तो अरस्तु के अनुसार शासन प्रणालियों के विभिन्न रूप। अब विभिन्न रूपों में क्या है कि इन जो अरस्तु के द्वारा बताई गई शासन प्रणाली है, उसमें एक व्यक्ति का जो शासन है वो राजतंत्र है, और इस राजतंत्र का जो भ्रष्ट रूप होता है वो निरंकुश तंत्र होता है। इसमें हमने सारणी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि जैसे एक व्यक्ति का शासन है तो राजतंत्र है, इसका भ्रष्ट रूप निरंकुश तंत्र होता है, और गिने चुने लोगों का जो शासन होता है उसको अभिजात तंत्र बोलते हैं, और इसका जो भ्रष्ट रूप है वो गुटतंत्र होता है, ओलिगार्की। और बहुत सारे लोगों का शासन बहुतंत्र होता है, शुद्ध, और इसी का जो भ्रष्ट रूप है वो लोकतंत्र कहलाता है। तो यहाँ बहुतंत्र को पॉलिटी का जो मेन जो शुद्ध रूप है अरस्तु के द्वारा इसको सही माना गया है। तो आगे देखते हैं विधि का शासन। तो अरस्तु ने विधि को सद्गुण का पर्याय माना है। अरस्तु ने अपनी रचना, जो अरस्तु की रचना है पॉलिटिक्स में, कहा है कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है। अरस्तु के अनुसार विधि अव्यक्तिक है, क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों पर समान रूप से लागू होती है। शासक और शासित दोनों विधि के लिए समान है, तो विधि के लिए समान, ये विधि का शासन है। तो आगे हम देखते हैं नागरिकता पर जो अरस्तु के विचार हैं। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं। अरस्तु के अनुसार वो व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन प्रशासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। और जो बार्गर के अनुसार अरस्तु की नागरिकता की संकल्पना राज्य के करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या फिर अंशधारी के रूप में है। अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक व प्रशासनिक भागीदारी से माना है। तो यहाँ क्या है कि जो नागरिक होगा वो शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में माना जाएगा, ना कि योगदान के रूप में। और इसमें जो अरस्तु हैं वो महिला, बूढ़े, बच्चे, विदेशी नागरिक नहीं होंगे, इनकी नागरिकता में इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो अब इनका जो अगला पॉइंट हमने ऐड किया है वो है दास प्रथा। तो दास प्रथा पर जो अरस्तु के विचार हैं वो अलग हैं। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। तो इसमें मेन चीज़ यहाँ आती है कि इन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य है। तो विवेक शून्य व्यक्तियों को दास माना गया है। मूलतः अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में रखा है, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवित संपत्ति है, और ये दास होते हैं जो व्यक्ति की जीवित संपत्ति है, परिवार का भाग होते हैं, और ये परिवार के भाग होते हैं। दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के तर्क, जो दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के जो तर्क हैं उनके अनुसार क्या है, ये प्रकृति का नियम है कि अरस्तु बोलते हैं कि ये प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करें। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो अधीनों पर शासन करे। अतः दास प्रथा प्राकृतिक है। दास प्रथा दास व स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है, और स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि उनके द्वारा घरेलू कार्य करने से स्वामी को शासन कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। और दासों के लिए उपयोगी है कि साथ उन जो मालिक के साथ रहते हुए दासों
में भी नैतिकता का विकास होगा। तो इनके लिए इसलिए ज़रूरी है कि नैतिकता का विकास होगा। अब हम बात करते हैं संपत्ति। तो संपत्ति पर जो इनके विचार हैं वो थोड़े अलग हैं। अरस्तु के अनुसार संपत्ति का अर्जन दो प्रकार से होता है। अब अरस्तु के अनुसार जो संपत्ति का अर्जन है दो प्रकार से होता है। पहला प्राकृतिक तरीके से, दूसरा शोषण की विधि से। तो प्राकृतिक तरीके से अरस्तु के अनुसार मछली पालन, पशुपालन, कृषि कार्य करना इत्यादि संपत्ति अर्जित के प्राकृतिक तरीके हैं। तो ये प्राकृतिक तरीके जो प्राथमिक व्यवसाय हैं उनको प्राकृतिक तरीके बोला गया है। और शोषण की विधि से व्यापार वाणिज्य से प्राप्त संपत्ति, इसको शोषण की विधि के द्वारा प्राप्त संपत्ति बोला गया है। लेकिन अरस्तु प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानते हैं। ठीक है, अब ये संपत्ति पर अरस्तु के विचार हमने देखे। तो अब अभी हम आगे देखते हैं अरस्तु का न्याय सिद्धांत। तो अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है उसमें हम आगे ये देखते हैं कि अरस्तु का न्याय समानुपाती है। अरस्तु का जो न्याय है वो समानुपाती है। और अरस्तु ने न्याय को दो भागों में विभाजित किया है। और न्याय को दो भागों में विभाजित किया है। पहला संपूर्ण न्याय है, दूसरा विशेष न्याय। तो संपूर्ण न्याय क्या है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। इस न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता, राइटियसनेस शब्द प्रयुक्त किया है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। तो इसमें क्या है कि सामाजिक नैतिकता की बात की गई है। तो संपूर्ण न्याय में सामाजिक नैतिकता, व्यक्ति को उसका पालन करना होता है। और दूसरा विशेष न्याय। अब विशेष न्याय में क्या है कि विशेष न्याय को भी दो भागों में बांटा है। अब विशेष न्याय को दो भागों में बांटा है, संशोधनात्मक न्याय, दूसरा वितरणात्मक न्याय। तो संशोधनात्मक न्याय में है विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति प्रयोग करना। तो राज्य इसमें अगर व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो उसको संशोधन के लिए दंड दिया जा सकता है, सुधारने के लिए। तो दूसरा है इसमें विशेष न्याय का जो दूसरा पॉइंट है वितरणात्मक न्याय। राज्य द्वारा व्यक्ति के पद, सम्मान व पुरस्कार का वितरण करना। राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान व पुरस्कार का वितरण करना है। अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। समानता का सिद्धांत भी समानुपाती है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान होगा उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये बात करते हैं संशोधनात्मक में दंड की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना जो काम सही से नहीं करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है और दंड के द्वारा उनको समझाया सिखाया जा सकता है। वितरणात्मक में क्या है कि समाज में उसके योगदान के द्वारा उसको पुरस्कार और पद सौंपा जाएगा। तो इसको हमने आगे सारणी के द्वारा समझाया है कि अरस्तु के अनुसार न्याय का विश्लेषण। तो ये जो दूसरा जो पॉइंट हमारा बना था वितरणात्मक न्याय, तो वितरणात्मक न्याय को हमने दो भागों में सारणी के द्वारा समझाया है। विशेष न्याय को दो भागों में हमने बांटा है। तो वो सारणी के द्वारा पहला है वितरणात्मक न्याय, दूसरा परिशोधनात्मक न्याय। तो जो वितरणात्मक न्याय है उसमें सम्मान व धन संपदा का वितरण होता है और परिशोधनात्मक न्याय में परस्पर लेन देन का विनियमन अपराध व दंड के द्वारा होता है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि इसमें विधायक का क्षेत्र है, विधायक का विचार क्षेत्र है, इसमें न्यायाधीश का विचार क्षेत्र है। और आगे हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक को अपनी योग्यता के अनुसार आदर्श राज्य के सद्गुण को योगदान का आधार माना गया है। इसमें पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति, सबके समान बिना भेदभाव, समान बर्ताव,
अर्थात भंग हुआ संतुलन को फिर से स्थापित किया जाए। तो इसकी हमने यहाँ पे जो इसका न्याय का सिद्धांत है उसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसके कुछ पॉइंटों पे जो अरस्तू की आलोचना भी होती है, और इनकी जो आलोचना है वो इस आधार पर होती है कि स्त्रियों को पुरुषों से हीन समझा है, मतलब स्त्री और पुरुषों को समान नहीं समझा गया है। ये स्त्रियों को पुरुषों के समान इसलिए नहीं बोला गया है कि ये मानते हैं कि स्त्रियों का जो विकास है पुरुषों के पीछे चलने से होगा। और दास प्रथा का समर्थन किया है अरस्तू द्वारा। अरस्तू ने बोला है कि जो दास प्रथा है वो दास और मालिक दोनों के लिए ठीक है। तो अभी हमने जो ऊपर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो अगला जो पॉइंट है, समानता का विरोधी हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं और संवैधानिक राजतंत्र की बात करते हैं। और इसमें अगला जो पॉइंट आता है, संपत्ति के वितरण के विषय में आशावादी होना। तो ये बोलते हैं कि जो संपत्ति अर्जित करता है व्यक्ति एक प्राकृतिक वैसे करता है, और दूसरा होता है शोषणकारी, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा है। तो प्राकृतिक में इसको वैध मानते हैं, और दूसरा जो शोषणकारी तरीका है जैसे व्यापार और वाणिज्य वगैरह, तो उसमें क्या है कि अगर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करता है तो वो अपने हिसाब से समाज को योगदान करेगा। तो ये आशावादी हो जाता है यहाँ पे। तो आगे देखते हैं इनकी जो यूजीसी नेट के द्वारा, जो एनटीए के द्वारा जो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अरस्तू की बुकों के बारे में, तो हम चर्चा करते हैं। इनका जो बुक है वो मेन बुक जो है इनका है वो है पॉलिटिक्स। दूसरा बुक है इनका जो ऑन द सोल एंड ऑन मनी एंड द रिकलेक्शन। और फिर अगला बुक है एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूडेनियन एथिक्स, और वर्च्यू एंड वाइसेस, मेटाफिजिक्स, निकोमेकन एथिक्स, द कैटेगरीज। और अगला है टॉपिक्स, द प्रियर एनालिटिक्स, पोस्टेरियर एनालिटिक्स, द रेटरिक, ये हैटोरिक है। तो ये इनकी मेन बुक है। तो अभी हम आगे विस्तार से देखते हैं। तो अभी जो अरस्तू के जो हमने मेन पॉइंटों को कवर किया है, तो आने वाला जो हमारा अगला वीडियो होगा वो मैकियावेली पे होगा। और ऐसे ही जो आने वाले समय में जो पॉलिटिकल साइंस के जो 10 पार्ट हैं, जिसमें से अभी हम पहले पार्ट को क्लियर करा रहे हैं, जिसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। वेस्टर्न के बाद हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को क्लियर कराएंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है वो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर का जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट होगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।